लो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल में। चलिए आज हम पढ़ेंगे हमारा स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने स्केड्यूल्स है और उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, ताकि आपका एक प्रॉपरली रिकैप हो सके, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है सीईटी जनरल टेस्ट में या फिर ऐसे एग्ज़ाम्स में जहां बेसिक जीके आती हो, जैसे बीएड का एग्ज़ाम हो गया या फिर एलएलबी के एग्ज़ाम हो गए, जहाँ पे जनरल टेस्ट आपका लिया जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Let's begin without wasting much time. This side your mentor पुष्पेंद्र सर। Let's begin. चलिए, अब स्केड्यूल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स को बांटा गया है, कितने स्केड्यूल्स में बांटा गया है। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखिए। सबसे पहला आ जाएगा टेरिटरीज के बारे में, दूसरा आ जाएगा एमोल्यूमेंट्स, तीसरा आ जाएगा अफर्मेशंस, चौथा आ जाएगा राज्यसभा की सीट्स के बारे में, पांचवा आ जाएगा स्केड्यूल्ड एरियाज के बारे में, छठा आ जाएगा अदर स्केड्यूल्ड एरियाज, सातवां आ जाएगा फेडरल प्रोविजंस या फिर थ्री लिस्ट, आठवां ऑफिशियल लैंग्वेजेस, नौवां हमारा लैंड रिफॉर्म्स, दसवां डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन, ग्यारहवां पंचायत और बारहवां म्यूनिसिपैलिटीज़। तो हमारे पास टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपको याद रखना है, कि याद कैसे किया जाए। ट्रिक है इसकी, वेरी सिंपल ट्रिक, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से क्या हो जाएगा बच्चों, टी से टेरिटरी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ई से इमोल्यूमेंट्स के बारे में, तीसरा हो जाएगा एफर्मेशंस एंड ओथ्स, चौथा हो जाएगा एलोकेशन ऑफ सीट टू द राज्यसभा, पांचवा हो जाएगा स्केड्यूल्ड एरियाज, अदर स्केड्यूल्ड एरियाज, छठा, सातवां हो जाएगा फेडरल प्रोविजन जिसमें 3 लिस्ट दिया गया है, आठवां आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, नाइन्थ आ जाएगा आपका एल से लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, दसवां वेरी इंपॉर्टेंट एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन के बारे में, ग्यारहवां आ जाएगा पंचायत और बारहवां आ जाएगा म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये सारा हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके लिए सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक आप याद रखिएगा। क्या ट्रिक है, टीयर्स टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपको बहुत अच्छे से बच्चों याद। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारा पहला स्केड्यूल आता है जिसके बारे में आपने पहला पढ़ा, टी से। टी से क्या है, टेरिटरीज। तो इसमें देखा गया क्या है, इन राज्यों और केंद्र शासित तथा प्रदेशों के नाम तथा उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र जिसमें शामिल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई है। तो कंटेन्स द नेम्स ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ये आपका सारा कुछ किस में है, फर्स्ट स्केड्यूल में है। किसमें बच्चों, फर्स्ट स्केड्यूल में। चलिए दूसरे स्केड्यूल में बात करा गया है आपका किसके बारे में, अलाउंसेस के बारे में, प्रिविलेजेस के बारे में, एमोल्यूमेंट्स के बारे में, किसके किसके जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, वो गवर्नर हो गए, ठीक है, स्पीकर हो गए, चेयरमैन ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सीएजी हो गए। तो इन सारे के जो भी अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस हैं, एमोल्यूमेंट्स है, ये सारा डिस्कस करा गया है सेकेंड स्केड्यूल में, ठीक है। आप इसको याद करेंगे, TEARS, ई से हो जाएगा इमोल्यूमेंट्स, इससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी याद करने में। चलिए तीसरा स्केड्यूल आगे हम डिस्कस करते हैं। थर्ड स्केड्यूल में हमारा डिस्कस करा गया है एफर्मेशंस और ओथ्स के बारे में। एफर्मेशंस और ओथ्स के बारे में किसका, यूनियन मिनिस्टर्स का, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स का, एमपीज़ का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, सीएजी का, स्टेट के मिनिस्टर्स का, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन के कैंडिडेट्स का, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स का, हाई कोर्ट के जजेस का। तो ये सारा आपका आ जाएगा थर्ड स्केड्यूल में। केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, चुनाव के उम्मीदवारों, संसद के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्रियों, सभी का सब कुछ क्या लिखा गया है, जो भी ओथ एंड अफर्मेशन है, ये आता है आपका थर्ड स्केड्यूल में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए फोर्थ स्केड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एज वेल एज टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। तो कैसे आपको याद करना है, TEARS, टीयर्स, आर से आपको राज्यसभा। तो राज्यसभा में आपको क्या, एलोकेशन ऑफ सीट्स, चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन से संबंधित है। चलिए फिफ्थ स्केड्यूल में आपसे बात करा गया है स्केड्यूल्ड
एरियाज़ के बारे में और ट्राइब्स के बारे में। तो कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। ये सारा आ जाता है आपका 5वां अनुसूची में, ठीक है, अनुसूची में। चलिए, छठा आपका डिस्कस करता है ऑफ अदर स्केड्यूल्ड या फिर ट्राइबल एरियाज़। तो इसमें किसके बारे में आ जाता है? असम के बारे में, मेघालय के बारे में, त्रिपुरा के बारे में और मिज़ोरम। तो आप इसको ATM MM करके याद कर सकते हैं, ठीक है, आपको आसानी रहेगी। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। तो इसमें सबके जो भी क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके बारे में आपको बताया गया। कौन से स्केड्यूल में? 6th स्केड्यूल में। 6th स्केड्यूल में। 7th स्केड्यूल में यहाँ डिस्कस करा गया है 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है। 7th स्केड्यूल किस चीज़ को दिखाता है? फेडरल स्ट्रक्चर को। फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है 7th स्केड्यूल। और आर्टिकल नंबर 246 में ये 7th स्केड्यूल के अंदर आता है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे 7th स्केड्यूल में 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 59 आइटम्स को रखा गया। ओरिजिनली उसमें 66 आइटम्स थे, अभी उसमें 59 आइटम्स हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 246, जिसमें 3 चीज़ों में मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर वही चीज़ नोट डाउन करा गया है। अब देखिए, अगर आपको 7th स्केड्यूल को अमेंड करना है तो रिक्वायरमेंट क्या होता है, कैसे आप 7th स्केड्यूल को अमेंड कर सकते हैं? तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। तो इसमें थर्ड तरीके से जो अमेंडमेंट किया जा सकता है वो वाला लगता है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। चलिए, अब हमारा यहाँ पर आता है यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th स्केड्यूल में क्या क्या है। तो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, और इसमें यूनियन गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट है कि वो चीज़ों को एडमिनिस्टर कर सकता है, इसको मैनेज कर सकता है। कौन से? यूनियन लिस्ट को। देन यहाँ पर आता है कि गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है, इस पर लॉज बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट इस पर लॉज नहीं बना सकती है। अब यहाँ पर आ जाएगा, यही हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, यू कैन जस्ट रीड इट वंस। अब स्टेट लिस्ट में क्या होगा कि स्टेट लिस्ट में जो कि लोकल इंपॉर्टेंस के होंगे और बेस्ट हैंडल कौन कर सकेगा? स्टेट। इसमें एक्सक्लूसिव पावर स्टेट के पार होती है कि वो उसको बना सके, लेजिस्लेट कर सके। यूनियन गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती है स्टेट लिस्ट में, ठीक है बच्चों। और थर्ड लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज, अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसका माना जाएगा लॉ? यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसका लॉ प्रिवेल करेगा? यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। दैट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया, किसका लॉ? यूनियंस लॉ विल प्रिवेल। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लिस्ट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा आता है यूनियन लिस्ट। अब देखिए बच्चों, यूनियन लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी किस में आ जाएगा? सब कुछ आ जाएगा यूनियन लिस्ट में। डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, ये चीज़ें जो डिफेंस करने का काम है, ये है यूनियन का काम। इसमें स्टेट का नो रोल, स्टेट का कोई रोल नहीं है। फॉरेन अफेयर्स को संभालना, डिप्लोमेसी को संभालना, बैंकिंग को संभालना, करेंसी, कॉइनेज, रेलवे को देखना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ देखना, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, सेंसस करवाना, ठीक है, जो कि हर 10 साल में होता है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स को देखना, यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करना, ये सारा आता है यूनियन लिस्ट के अंदर। चलिए, अब हमें ये हमारा यहाँ पर हिंदी में पूरा नोट डाउन करा गया है कि संघ सूची में शामिल विषय: सेना, नौसेना, वायुसेना, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, रेलवे, पोस्ट, कृषि, आय के अलावा अन्य आय, जनगणना करवाना, ठीक है,
अंतर्राज्यीय व्यापार कराना, केंद्र शासित प्रदेशों को एडमिनिस्टर करना, ये सारा आता है यूनियन लिस्ट के अंदर। अब हम देखेंगे हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहला पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इसको आप याद कर सकते हैं यूपी में योगी का बुलडोज़र। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूपी गवर्नमेंट जानी जाती है, तो आप इस तरह याद कर सकेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर देखना एक स्टेट का काम होता है, पब्लिक हेल्थ देखना स्टेट का काम होता है, लोकल गवर्नमेंट के अच्छे के बारे में सोचना ये भी स्टेट गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फिशरीज़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, पब्लिक डेट, तो ये सारा आता है स्टेट लिस्ट के अंदर। आप देखिए कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स दोनों में, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ये आपको याद रखना कि बैंक्रप्सी, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ड्रग्स एंड पॉइजन्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल, प्राइस कंट्रोल, एसेंशियल कमोडिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, ये आ जाता है आपका दोनों के अंदर। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं एट्थ स्केड्यूल। एट्थ स्केड्यूल में हमारा डिस्कस करा गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, जिसमें हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस बताया गया है। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस बताया गया है। और इसमें अब आप देख सकेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले देखिए असमीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, बोडो, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, संथाली, सिंधी, बंगाली, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, हिंदी इज़ देयर, कश्मीरी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। आई होप आपने मेरे साथ भी रीड करा होगा, मैं एक बार और आपको इसको रीड करा देता हूँ। उर्दू इज़ देयर, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, नेपाली, नेपाली एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, मणिपुरी, मैथिली, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, बंगाली, असमीज़, बोडो, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, कोंकणी कहाँ, गोवा में, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, संथाली, सिंधी, सिंधी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है। तो ये हो जाती है हमारी टोटल मिला के 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें इंग्लिश नहीं इंक्लूडेड है और राजस्थानी वो भी इंक्लूडेड नहीं है। ये आपको याद रखना कि ऑप्शंस में आ जाए तो आप इस पर टिक नहीं मारेंगे, और ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा। चलिए नाइन्थ ये स्केड्यूल में क्या डिस्कस करा गया यहाँ पर, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इस तरह आपको मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ 12, 11, 10 और 9। तो यहाँ पर डिस्कस करा गया आपका लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स कैसे क्या रेगुलेशंस रहने वाले हैं। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, अदर मैटर्स इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ये सारा आ जाएगा आपका 9th स्केड्यूल में। इसी तरह 10th स्केड्यूल अब हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका डिफेक्शन के बारे में बात करता है। कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसको 1985 में, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। 52nd अमेंडमेंट, ये आपको याद रखना है कि 1985 में इसको किया गया था। कौन से अमेंडमेंट से, 52nd अमेंडमेंट से। और कौन से किसकी गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। चलिए अब हमारा आता है 11th स्केड्यूल। 11th स्केड्यूल में पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है। कौन से अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, 73rd अमेंडमेंट 1992। ठीक है, इट इंक्लूड्स 29 मैटर्स, 29 मैटर्स, स्पेसिफाइज पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत्स। 12th हमारा स्केड्यूल आता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं म्युनिसिपैलिटीज़, किसके बारे में, म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में। म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें 18 मैटर्स हैं, कितने मैटर्स हैं, 18, और राइट नाउ वहाँ पर 29 और 18 ये सारे मैटर्स हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो देन यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मेल ऑन दिस ईमेल आईडी क्रिस्टल ऑल क्वेरीज। अगर आपको हमारे बैचेस को ज्वाइन करना है, सामर्थ बैच को, देन यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज देयर। और हमारे पीडीएफ के लिए, क्विजेस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद
आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।